पूर्ण बात की। मैं पाठक जी आपके पास आता हूँ। इस बीच में प्रज्वला जी भी हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी स्वागत है। पाठक साहब, कुछ महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं कि 2017 के अंदर भी एक चुनाव के अंदर बीजेपी ने शिवसेना को डिस्ट्रॉय करने के लिए 50 रेबल कैंडिडेट खड़े किए थे। और जब नारायण राणे वहां से निकलते हैं और जाते हैं, जिसको कि उन्होंने ट्रेटर की संज्ञा दी है एक आर्टिकल के अंदर जो मेरे पास है, कि उसके द्वारा वो शिवसेना की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डैमेज करना चाहते थे। ये उनका मेन इरादा भी था कहीं ना कहीं। और शुरुआत से उनकी कोशिश ये थी कि कैसे करके इसको ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन शायद मुझे लगता है वो शायद ये भूल गए थे कि शिवसेना का जो निर्माण हुआ है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से भी पहले से हुआ है, जो बाला साहब ठाकरे ने निर्माण किया था। तो ये ऐसी कोई नई पार्टी नहीं थी या कोई ऐसा नया कैडर नहीं था जो अचानक कुकुरमुत्ते की तरह जमीन में से निकला। वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्राउंड फोर्स के साथ पहले से एग्जिस्ट करते थे। शायद ये बात उनके दिमाग में नहीं रही होगी कि जिसकी इतनी वेल एस्टेब्लिश्ड ग्राउंड फोर्स हो, उसको आरएसएस की तरह ही उसको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान होता नहीं है। और ये कोई कुकुरमुत्ते वाली पार्टी नहीं है। राकेश जी। विवेक जी ने बहुत गंभीरता से एक बहुत बड़ी बात कही है। विवेक जी, बहुत आपको सलाम करना चाहता हूं। आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्ता में इस वक्त बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी एक तंत्रात्मक व्यवस्था, एक पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम लाना चाहते हैं। और बहुत अतीत की घटनाएं आपने बताई। राम माधव जाते रहे चीन, और चीन से वाकई में जो सबसे करीबी रिश्ता है वो माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है। सब प्रमाण है, बार बार उन्हें दोहराएं। दर्शक हमारे जानते हैं कि चीन का दौरा करने वाले, सबसे ज्यादा संख्या में दौरा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री की हैसियत से सबसे ज्यादा चीन गए, प्रधानमंत्री की हैसियत से सबसे ज्यादा चीन के राष्ट्राध्यक्ष से मिले। अब विषय पर आते हैं कि इस वक्त शरद पवार जी की किताब, मैं अगर जो समझ पाया हूं कि जो विवेक जी ने बताया कि उनकी आत्मकथा का शायद ये दूसरा संस्करण है। विवेक जी, मुझे नहीं मालूम, ऐसा तो नहीं है शरद पवार के ऊपर किसी और ने किताब लिखी हो? ऐसा हो तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उनकी आत्मकथा जी, ऑटोबायोग्राफी है सर ये। ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ठीक। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन देखिए संयोग कैसे होता है, टाइमिंग देखिए। अब बहुत सारे पासे अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अचानक पड़ना शुरू हो गए। ये समझ लीजिए डिवाइन जस्टिस मान सकते हैं इसको, कुदरत का करिश्मा मान लीजिए। अब से कुछ दिनों पहले, सिर्फ एक महीने पहले, गुलाम नबी आजाद की किताब आई थी, आजाद करके। उस वक्त कांग्रेस कटघरे में थी, बहुत सारे सवाल कांग्रेस पर उठ रहे थे। थोड़ा और पहले जाए तो मनीष तिवारी की एक किताब आई थी, वे भी कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री रहे, सांसद रहे। 20 फ्लैश पॉइंट्स, 20 ईयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इम्पैक्ट इंडिया। उसमें भी कांग्रेस की सरकारों पर, यूपीए सरकार पर आरोप थे कि मुंबई हमले में से निपटने में यूपीए सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, जो खुद मंत्रिमंडल में रहा था उस वक्त। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा होगा, कोई किताब ऐसी आ रही होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है, अपनी रीति नीति, अपने तौर तरीकों से। और वो भी बहुत गंभीर आदमी। मतलब इस वक्त अगर हम देखें तो देश में सबसे वरिष्ठतम राजनेताओं में शरद पवार की गिनती है। अगर वे ये कह रहे हैं, डिस्ट्रॉय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वो अपनी ही सहयोगी पार्टी, एक शब्द और भी इस्तेमाल किया गया जो इंग्लिश में है, हो सकता है उन्होंने मराठी में इस्तेमाल किया होगा, एलिमिनेशन ऑफ एंटायर शिवसेना। ये वर्ड बताइए। हिंदुस्तान टाइम्स के एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन अगर हम याद करें तो हिटलर के दौर में ये शब्द याद आता है कि वो विरोधियों का एलिमिनेशन करने की भावना या भाव जो होता था, तो ये फांसीवादी विचार है हिटलर या मुसोलिनी का। ठीक है, वो एक जाति धर्म के लोगों, नस्ल के आधार पर करता था, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी भी स्वयं को सबसे ऊंची नस्ल की राजनीतिक पार्टी मानती है, इसलिए बाकी सबका एलिमिनेशन करना चाहती है। और ये दावा शरद पवार अगर किताब में कर रहे हैं और उस पार्टी के लिए कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए नहीं लिखा। मैं अगर जो समझ पाया हूं, जो बातें अभी सामने आई हैं, उन्होंने ये नहीं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एलिमिनेट करना चाहती थी या डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। वो उस शिवसेना को करना चाहती थी जो उसकी संगी साथी थी वर्षों से, वो उसकी दशकों से हमकदम है। हम जानते हैं उद्धव ठाकरे से के एक दौर तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना तो गलबैया करते हुए राजनीति कर रहे थे दशकों से। उद्धव ठाकरे येन केन प्रकारेण किसी भी कारण से विचारधारा के आधार पर भी
नरेंद्र मोदी युग की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असहमत हुए होंगे, तब वे आज कांग्रेस और एनसीपी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। तो शरद पवार का यह दावा कि शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी तबाह करना चाहती थी, उसका उन्मूलन करना चाहती थी, ये बीजेपी के लिए असहज करने की स्थिति है। विवेक जी ने भी बाकी पार्टियों के नाम गिनाए। हम आप सब जानते हैं कि एनडीए सरकार में जितने उनके गठबंधन के दल थे, जितने सहयोगी दल थे, उसमें से कितने लोग इन 9 सालों में उनका साथ छोड़ चुके हैं। वजह वही एक है कि भारतीय जनता पार्टी इस भारत भूमि की डायनासोर बनना चाहती है। वो बाकी सारे जीव जंतुओं को हड़प देना चाहती है, लेकिन कुदरत ने डायनासोर का भी धरती से उन्मूलन कर लिया था। हम नहीं जानते डायनासोर क्या खाता था, क्या सचमुच में दूसरों को खा के खत्म करना चाहता था, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से हम देखें तो राजनीति की डायनासोर बनकर बीजेपी छोटे छोटे दलों को, अपने ही सहयोगी दलों को, देखिए विपक्षी दलों के साथ अगर वो करती है, वो कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, राजनीति है। कांग्रेस दम लगा दे, बीजेपी को खत्म कर दे, किसने मना किया है संवैधानिक तौर तरीकों से। लेकिन यहाँ नैतिकता का प्रश्न यह है कि आप जिसके साथ एक थाली में खाना खा रहे हैं, उसी की थाली में छेद कर रहे हैं। राजनीतिक मुहावरे में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने जिन सहयोगी, जिन संगी साथियों की थाली में खाना खाती है, उन्हीं की थाली में एक छेद नहीं करती, 72 छेद करके उसे छलनी बनाने देने पर उतारू रहती है। और अब इसको सप्रमाण शरद पवार ने स्थापित करने की कोशिश इस किताब के जरिए की है। फिर भी मुझे लगता है कि राजनीति में ये सब चलता है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पार्टी से और उनके युग में हमें किसी तरह की नैतिकता की उम्मीद करना अपने आप के ऊपर अपना बचपनापन है, हमें उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भारत की राजनीति में, भारतीय समाज में नैतिकता के सारे प्रतिमान ध्वस्त कर दिए हैं। वे खरीद कर सरकारें बना रहे हैं। महाराष्ट्र तो आपके सामने उदाहरण है ही, आपने देखा है किस तरह से सरकार गिराई गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो मुझे लगता है एक टाइमिंग कुदरत ने तय की है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर दिन प्रतिदिन असहज स्थिति में आ रही है। कर्नाटक से लेकर आज, अगर हम एक छोटी सी घटना में जहां बैठा हूं, मेरे पड़ोस में मैं भोपाल में हूं, रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता ने कल पार्टी छोड़ी और दूसरे दिन आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। नंद कुमार साय ने, 3 बार का सांसद, 3 बार के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो कौन सा आयोग है, कोई राष्ट्रीय आयोग, उसके चेयरमैन, बड़े आदिवासी नेता हैं, बहुत बड़े आदिवासी नेता। अगर देश में से अगर गिनती करना होगी तो वे कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में बयार चलना शुरू हो गई है। दीपक जोशी, कैलाश जोशी के पुत्र, मुख्यमंत्री थे कैलाश जोशी, उनके पुत्र दीपक जोशी मंत्री रहे हैं। उन्होंने आज संकेत दे दिए हैं कि वे कांग्रेस में जा सकते हैं। खबरें आज मध्य प्रदेश के पोर्टल्स में चल रही हैं। तो ये समय अपने तरीके से न्याय कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी की राजनीति का। हम नहीं जानते इसके अंतिम परिणाम क्या होंगे। फिलहाल शरद पवार ने एक बार कमल सरोवर में एक पत्थर तो उछाल ही दिया है। इसके छींटे किस किस के कॉलर तक पहुंचेंगे ये हमें देखना होगा। जी दिनेश, प्रज्वला जी का लगता है कनेक्शन आ रहा है, जा रहा है। मैं सोच रहा था कि उनको